देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। क्या बात है ठाकुर साहब, आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि कोई तो खास बात है। हाँ, खास बात तो है शैली। परसों मेरे पुराने 2 दोस्त अपने परिवार के साथ यहाँ किसी की शादी में आ रहे हैं। मैंने उन्हें आमंत्रण दिया है। शादी के समारोह से लौटते हुए वो 2-4 दिन यहाँ रहकर आसपास की जगह घूमेंगे। और सबसे एक्साइटेड होने वाली बात तो ये है कि कितने दिनों से हम लोग शिकार पर कभी नहीं गए, तो वो भी कर लेंगे। और जब 4 यार मिल बैठेंगे तो पीना पिलाना होगा ना। ठाकुर यादवेंद्र सिंह अपनी पत्नी शैली से बोले। हाँ, वो तो आपके चेहरे से झलक ही रहा है, लेकिन ठाकुर साहब, सरकार ने शिकार पर रोक लगा दी है। शिकार का प्रोग्राम रहने दीजिए। शैली ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। तुम तो उनके आने की स्वागत की तैयारी करो। और ये भी याद रखना कि वो चारों के चारों अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं, तो तुम संभाल लेना, है ना। आप फिक्र मत कीजिए, वो ये ट्रिप कभी नहीं भूल पाएंगे। शैली हंसकर बोली। नियत समय पर दोनों दोस्त रोहन और अमित अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ ठाकुर यादवेंद्र सिंह की कोठी में वहां आ पहुंचे थे। तो एक दिन तो वहीं आसपास के गांव घूमने में निकल गया और अगले दिन सुबह से ही सबका मूड जंगल जाकर पिकनिक मनाने और शिकार करने का बन गया। वाह, मजा आएगा। बच्चे खुशी से कूदने लगे। अगले दिन 2 कारों में बैठकर सब निकल पड़े। जंगल का वो रास्ता पहाड़ियों से घिरा, हरा भरा और बड़ा ही सुंदर था। पूरे रास्ते फोटो खींचते, हंसते, चहकते अब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। तभी अचानक आए एक फोन के चलते सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। यार, शैली के भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हमको लौटना पड़ेगा, पर तुम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो। अगर ज़्यादा चोट नहीं आई होगी तो हम वापस आने की कोशिश करेंगे जल्द ही, और तुम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं यार, तुम दोनों का वहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राम सिंह है ना हमारे साथ। रही शिकार की बात तो वो कल देख लेंगे। हाँ साहब, आप दोनों निकलिए, साहब लोगों को मैं सब अच्छे से दिखा दूंगा। राम सिंह ने कहा। वो यादवेंद्र सिंह का ड्राइवर था। यादवेंद्र सिंह शैली को लेकर निकल गया और राम सिंह की कार जंगल के अंदर की तरफ मुड़ गई। पापा, हमको फोर्ट देखना है, प्लीज़ चलो ना, हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और फोटो भी दिखाएंगे। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। नहीं बच्चों, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाना मना है। राम सिंह ने कहा। क्यों मना है? हमको तो जाना है अंकल, चलो ना। बच्चे जिद पर उतर आए। क्या हुआ राम सिंह, चलते हैं ना, वहीं पिकनिक भी हो जाएगी और हो सकता है कोई गड़ा हुआ खजाना भी हाथ लग जाए। अमित ने मजाक किया तो बाकी के लोग भी किले में घूमने की जिद करने लगे। साहब, वो किला शापित है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि वहाँ से रोने और चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें आती है। राम सिंह ने बताया। तुमने सुनी है वो चीखें? रोहन ने पूछा। नहीं, सुनी तो नहीं है, पर वो सारी कहानियाँ सुनी है जो इस किले के बारे में प्रचलित है। क्या कहानी, हमें भी तो सुनाओ। रोहन बोल पड़ा। साहब, किंवदंतियों के अनुसार आज़ादी से पहले विंध्य प्रदेश की इस रियासत में राजा प्रवर सिंह का राज था। आगे उसने बताना जारी रखा। राजा प्रवर सिंह बहुत ही क्रूर और लालची था। प्रवर सिंह ने प्रजा पर बहुत ही अत्याचार किए और उन पर बहुत सारे कर लगाकर अपना खजाना भर लिया। पर वो डरता था कि कहीं उसका यह खजाना लूट ना जाए, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था जो कि हिंदू राजाओं की रियासतों को हराकर उनका सारा खजाना लूट लिया करते थे। तो राजा प्रवर सिंह ने
एक तांत्रिक से साठ-गांठ करके अपना पूरा का पूरा खजाना तहखाने में छिपा दिया और उस तांत्रिक ने तहखाने में रखे खजानों की सुरक्षा के लिए राजा से विशेष पूजा पाठ करवाकर 11 सुहागन औरतों और 11 छोटे बच्चों को यक्ष बनाने के लिए तहखाने में बंद करके तहखाने को ईंटों से चुनवा दिया। वो सारी औरतें और बच्चे तहखाने में गुप अंधेरे में सोने चांदी हीरे जवाहरातों अशरफियों से भरे खजाने के बीच भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गए। दम घुटने के कारण उनकी जानें निकल गई। जिंदा दफन कर दिए गए वो सारे बच्चे और औरतें वहीं पर। यक्ष यक्षिणी बनकर कहते हैं कि वो खजाने की रक्षा करते हैं, पर उनके श्राप के कारण राजा और उनके वंशज की बुरी तरह से मौत हो गई। पूरा किला रहस्यमय तरीके से आग में जलकर उजाड़ और वीरान हो गया। तब से वो खजाना भी श्रापित हो गया। जो भी खजाने की मुंह में वहां गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया और इस तरह से वो किला आज तक वीरान ही पड़ा रहता है। अक्सर रात के अंधेरे में श्रापित किला कहते हैं कि उस किले के अंदर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती है। इस किले की दीवारों से बचा लो बार बार यही आवाज़ आती है और बच्चों की सिसकियों की भी आवाज़ें आती है। खनकते सिक्कों की आवाज़ें लोगों के कानों को छू जाती हैं। राम सिंह कहानी सुनाकर चुप हो गया। कहानी तो तुम्हारी सचमुच खौफनाक है राम सिंह, पर यह झूठ भी तो हो सकती है। हो सकता है कि खजाना चोरी ना हो, इसलिए ये मनगढ़ंत बातें बना दी गई। अमित ने कहा। ये कहानी सुनने के बाद अब उस किले को देखने की और भी ज्यादा इच्छा होने लगी। ऐसा रोहन ने कहा। हाँ यार, चलकर देखते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ। हो सकता है कि हमारी ही किस्मत में वो करोड़ों अरबों का खजाना लिखा हो। राम सिंह, चलो, तुम हमें उसी किले पर ले चलो। कविता और रमा को भी कहानी कोरी काल्पनिक लगी। उन्होंने भी किले में घूमने की इच्छा जताई, तो मजबूरन ना चाहते हुए भी राम सिंह को उनकी बात माननी ही पड़ी और कार जंगल का रास्ता छोड़कर किले की ओर चल पड़ी। किले के सामने कार रोकते ही सब उतर गए। पूरी तरह से उजाड़ उस जगह पर बड़े बड़े 2 पीपल के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं किले के ऊपर तक फैली हुई थी। 16वीं शताब्दी का वो किला बिल्कुल खंडर था। उसकी मोटी मोटी दीवारों पर जाने कितनी जंगली बेलें झाड़ झाकड़ उगाए थे। वो सारे के सारे किले के बाहर उस किले को ही देख रहे थे। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों और कहानी किस्सों के बीच सूरज अस्त होने को तैयार था और दबे कदमों से आ रही थी रात, जो अपने काले मनहूस दामन में किले के ना जाने कितने राज लिए बैठी थी, कितने ही रहस्य छुपा कर बैठी थी। यहाँ कैसी अजीब सी खामोशी छाई है अमित। मुझे तो ये जगह सचमुच मनहूस ही लगती है। कहीं हम लोगों ने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं करी? कविता बोली, जो कि अमित की पत्नी थी। हाँ यार, एक बात तो नोटिस करी। क्या तुम लोगों ने भी की? इतने घने पीपल के पेड़ होने के बावजूद भी एक भी चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी या फिर उसका कोई भी बच्चा भी यहाँ तलक नहीं है, जबकि वहाँ जंगल में घुसते समय पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रहे थे। रमा वहाँ लगे घने पीपल के पेड़ों को देखते हुए बोली, जो उस वीरान से किले के सामने निस्तब्ध खड़े थे, जैसे उन घने पेड़ों पर जीवन का कोई चिन्ह ही ना हो। हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ मत चलो, राम सिंह ने कहा। अरे दोनों बच्चे कहाँ गए? मीनू, बॉबी, अमित ढूंढो, बच्चे कहाँ चले गए? चारों पांचों
बच्चों को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर ढूंढ रहे थे कि किले के अंदर से ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे बच्चों के हंसने और बातें करने की आवाज़ें सुनकर वो सब किले के अंदर भागे। किले का बड़ा सा मेन दरवाज़ा खोलते ही अचानक रोहन के सिर पर खून से लथपथ कबूतर गिरा और कबूतर की आधी कटी गर्दन से टपकता खून रोहन के चेहरे को भिगोने लगा, जिसे देखकर पीछे आ रही कविता डर से चीख पड़ी। ई ससुरा कबूतर आप लोगन पर ही टपक पड़ा। इस हादसे से वो लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि एक खरखराती हुई आवाज़ को सुनकर उनको झुरझुरी उठ गई। अरे घबरावा नहीं, ये कबूतर तो हम ही मारे रहे, एक पका कर रतिया को खाएंगे हम सबन लोग। देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदिवासी आदमी सामने खड़ा था। उसका आधा चेहरा और एक आंख झुलसी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही डरावना लग रहा था। वो चारों उस डरावने आदमी को देखकर सकते में आ गए थे कि तभी दोनों बच्चे भागते हुए वहां पहुंचे। देखो हमारे नए फ्रेंड्स ने हमको क्या दिया। बच्चों की आवाज़ें सुनते ही उन सब की जान में जान आ गई। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? और ये क्या है मीनू? रमा ने डरकर मीनू के हाथों को पकड़ा और उस पकड़ी हुई चीज को छुड़ाकर फेंका तो सबने देखा कि वो नरमुंडी से बना हुआ झुनझुना था, जिसे मीनू टुक 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 बजा रहा था, जिसके बजते ही नरमुंड गोल गोल घूम रहा था। तुम क्या छुपा रहे हो बॉबी? रोहन ने बॉबी के हाथों को पकड़ा तो उसके हाथों में भी हड्डियों का बना कोई खिलौना था। पापा, ये हमको हमारे नए दोस्तों ने दिया है, आपने क्यों फेंक दिया? देखो वो गुस्सा हो रहे हैं, बॉबी चिल्लाया। रोहन ने देखा तो बहुत सारे छोटे बच्चे गुस्से से उन सब की तरफ देख रहे थे। वो बच्चे बड़े अजीब से लग रहे थे। उनके बदन का मांस सूख कर काला पड़ गया था, आंखें गहरे गड्ढी से पीली पीली थी और पुतलियों की जगह सिर्फ लाल रंग नजर आ रहे थे। अमित, वो औरतें। कविता ने किले की उजड़ी विशाल बरामदे पर हाथ भर चूड़ियां और लाल लहंगा चुनरी पहने खड़ी औरतों की तरफ डरते हुए इशारा किया। वो हमारी बिटियन और मेहरारू है। अरे उधर का खड़ी हो, देखत इधर आवा, देखो नया मेहमान सब आवत है। वो आदमी बोला। और ये बच्चे, इनकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? उन सबके चेहरे डर से जर्द होने लगे थे। बाबूजी, ये हमारे बचुआ लोग हैं, कौनो बीमारी हो गई है इनकी आंखों में, आँखियाँ सब लाल हो गया है। वो आदमी फिर से हंसा तो उसके मुंह के अंदर से झांक रहे काले पीले दांत और उनके बीच से लटक रहे लार सबको नजर आने लगी। चलो चलो बचवा लोगन, देखो कौन आवा है, हमारा घर में पहली बार कोई आवा है, सबको नमस्ते करो। आओ साहब लोगन, आओ मेम साहब, आओ भीतर चलो। पर तुम कौन हो? अमित ने पूछा। हम ही महल में राहत है, इसकी देखभाल हम ही तो करत है। बचाओ बचाओ, हमारा दम घुट रहा है, बचाओ। इतने में ही बहुत से चित्कार किले के अंदर से गूंजने लगे, जिनसे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ कैसी है? अरे कुछ नहीं साहब, ये तो ऐसी ही आवाज़ है, ये तो ऐसी ही आवत है, चलो आप लोग अंदर आवा। मगर वो लोग समझ गए थे कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने अंदर जाने के बजाय एक एक कदम वापस से पीछे लेने शुरू किए। जैसे जैसे वो लोग एक एक कदम पीछे लेते हैं कि वो आदमी, वो औरतें और वो डरावने से बच्चे भी उनके साथ एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, जैसे वो लोग उनको जाने नहीं देना चाहते हों। तभी ये लोग दौड़कर सभी गाड़ी में जाकर बैठ गए
इनके बैठते ही वो सारे बच्चे, औरतें और वो आदमी, वो सभी लोग गाड़ी के सामने खड़े हो गए। मगर राम सिंह ने किसी को भी नहीं देखा। उसने गाड़ी चालू की, हेडलाइट ऑन करी, क्योंकि अब तक पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। गाड़ी के सारे शीशे बंद करें। वो सभी लोग अभी भी गाड़ी के सामने खड़े थे, जैसे उन लोगों को आगे जाने से रोक रहे हों। मगर राम सिंह वहीं का आदमी था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया और उन लोगों को कुचलते हुए वहां से आगे बढ़ गया। वहां से निकलने के बाद सबने पीछे पलट कर देखा तो वो सारे के सारे लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े थे। अंधेरे में उनकी आंखें जैसे पूरी तरह से चमक रही थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो भला है क्या। वो लोग गाड़ी से कुचलने के बाद भी इस तरीके से ऐसे खड़े क्यों हैं। मगर वो लोग इतना तो ज़रूर समझ गए थे कि वो जो कोई भी है इंसान तो नहीं है। उन बच्चों की लाल आंखें यहाँ तक उन लोगों को नज़र आ रहे थे, जबकि वो लोग उन्हें काफ़ी दूर छोड़ आए थे। अब सबको यकीन हो गया था कि उस किले में कुछ तो ज़रूर है। वो लोग जैसे तैसे हवेली पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा तो यादवेंद्र सिंह और शैली अभी तक लौटे नहीं थे। शायद वो लोग अब भी अस्पताल में ही थे। जिसके बाद राम सिंह ने उन लोगों को शांत किया और कहा कि अब हम लोग काफ़ी दूर हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा, बस एक आखिरी काम करना बाकी है। जिसके बाद वो एक जाने माने पंडित को ले आया। उस पंडित ने सबके हाथों में एक काला धागा बांधा और कहा कि जब तक यहाँ हो इस काले धागे को मत निकालना। और उन्होंने वैसा ही किया। वहाँ रहते हुए उन्होंने कभी भी उस काले धागे को अपने हाथों से नहीं निकाला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।